18 स्वदेश की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। हाले ही साल खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी चौथी तिमाही के नतीजे आने बाकी हैं और अगर आप नंबर्स के लेके जोखे में जाओगे तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फंस भी सकते हैं। इसलिए हमने आपकी मुश्किल थोड़ी सी आसान की है और हमने ये किया है कि जो चौथी तिमाही में नंबर्स कैसे आ सकते हैं, उसकी जितनी उम्मीदें हैं, जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो ज़्यादातर सेक्टर्स हम आपके लिए लेके आने वाले हैं और इस सेक्टर की कुछ एक बेहतरीन कंपनीज लेके आने वाले हैं। हम डाटा और कंपनीज के एक्सपेक्टेशन तो आपके सामने रख देंगे, लेकिन पारखी नजर से बताने के लिए दो मेहमान भी मेरे साथ इसी कार्यक्रम में जुड़ जाएंगे जो आपको बताएंगे कि इस चौथी तिमाही के जो नतीजे आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, उसमें हमको करना क्या है। मेरे साथ पूरा पैनल, मेरी टीम भी तैयार है और साथ ही दोनों मेहमान भी तैयार है। आपको स्क्रीन पे सुदीप बंदोपाध्याय दिख रहे होंगे। सुदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। और पंकज पांडे भी हमारे साथ हैं, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हेड रिसर्च हैं। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने भी हमको समय दिया। और हम दोनों एक्सपर्ट से उनकी पारखी नज़र से ये पता करेंगे कि इस बार के नंबर्स में जो हमारी रिसर्च टीम तैयार करके लेके आई है, अब हम इस पर करना क्या है। एक एक करके कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। मानसी आपको बताने वाली हैं कि आज सीमेंट, रियल एस्टेट और कंजम्पशन सेक्टर के अंदर क्या होगा। शरद मेरे सहयोगी हैं, वो आपको आईटी और फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बताएंगे। दोनों इस चीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करेंसी का इफेक्ट आता है इस पे। और साथ ही सौमित हमेशा की तरह आपको ऑयल एंड गैस के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे और मेटल्स भी इन्हीं की ही बीट है, तो इसके बारे में भी आपको ये जानकारी देने वाले हैं। बच गया बैंकिंग, उसके लिए मैं आपके सामने होऊंगा और बैंकिंग के बारे में भी हम आपके सामने बात रख देंगे। खैर, शुरुआत करते हैं। पहले मानसी आपसे एक एक करके सेक्टर चुनते हैं। पहले सीमेंट के बारे में जरा जल्दी से बता दीजिए, तीन चार चीजें, बड़ी बड़ी बातें क्या होंगी और फिर उसके बाद से कौन सी कंपनीज के अपने नंबर्स निकाले हैं। बिल्कुल, शुक्रिया डिम्पी। यहाँ पर आप देखिए, सीमेंट के लिए वॉल्यूम्स जो है, एक्सपेक्टेशन हम ये लगाकर चल रहे हैं कि सालाना आधार पर 1.5 से 2% तक की गिरावट वॉल्यूम्स में देखने को मिल सकती है। सीमेंट के लिए वॉल्यूम और रियलाइजेशन देखना काफी इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन के फ्रंट पर 2.5 से 3% तक की बढ़ोतरी अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं, तो रियलाइजेशन बढ़ सकते हैं। ऑफकोर्स फरवरी और मार्च में जो प्राइस हाइक्स लगातार देखने को मिले, इसके चलते कॉस्ट इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखा और प्राइस हाइक जो है वो एडिंग अप टू द नंबर्स, यानी कि नतीजों के लिए अच्छी साबित होती हुई जरूर दिखेगी। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी में एक डिप देखने को मिल सकता है क्योंकि हमने काफी ज्यादा फ्यूल इन्फ्लेशन देख लिया है। अगर स्पेसिफिकली स्टॉक्स की बात करें, श्री सीमेंट के जो नंबर्स अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं कि कंपनी की आय जो है इसमें करीब 8.5% की बढ़ोतरी दिख सकती है। हालांकि मार्जिन जो है टूटेंगे और मुनाफे के फ्रंट पर भी कमजोरी हाथ लगती हुई दिखेगी। इनपुट कॉस्ट प्रेशर काफी रहा है सीमेंट कंपनियों के लिए, जो परेशान करेगा। और रैमको सीमेंट डिम्पी दूसरी कंपनी है जिस पर हमने फोकस किया। यहां पर भी कंपनी की आय में 13-13.5% की ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि मुनाफे और मार्जिन के फ्रंट पर इन कंपनियों के नतीजे जो हैं वो कमजोरी ही देखेंगे। ओके, ठीक है, तो ये नंबर्स आपके स्क्रीन पर और जो 4-5 इंपॉर्टेंट बातें जो सीमेंट कंपनीज में हमेशा देखनी चाहिए वो भी आपको बता दी है। सुदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। आपने सीमेंट कंपनीज के बारे में मानसी की रिसर्च भी देखी होगी, जानी भी होगी। एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट चाहिए और आपकी कोई अगर पसंदीदा कंपनी है तो आप वो भी बता सकते हैं। भी देखा है कुछ, मैं सहमत हूँ उनका जो रिसर्च है उनसे। देखिए, कॉस्ट प्रेशर तो रियल है, सिग्निफिकेंट कॉस्ट प्रेशर आया है सीमेंट कंपनीज पे और इसके कारण मार्जिन में दबाव जरूर देखने को मिलेगा। और एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी इस महीने बाय एंड लार्ज सीमेंट कंपनीज एक प्राइस हाइक लेंगे और उस प्राइस हाइक के बाद शायद मार्जिन इंप्रूवमेंट होगी। पर Q4 की अगर बात करें, मार्जिन पे प्रेशर और प्रॉफिटेबिलिटी पे जरूर प्रेशर देखने को मिलेगा। इस सेक्टर से लगा मिला जुला सेक्टर है रियल एस्टेट। हमारा फेवरेट तो रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ कंपनीज हैं, शायद इनका जिक्र बाद में करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा डिम्पी। पर सीमेंट कंपनीज में इस माहौल में मैं थोड़ा सतर्क रहूंगा। निवेश करने की सलाह नहीं देंगे, थोड़ा वेट एंड वॉच मोड पे ही रहेंगे सीमेंट में। ठीक है, आप पंकज, पहले तो शुक्रिया आपका भी। आप कोई सीमेंट कंपनीज के बारे में रखेंगे क्योंकि मानसी ने जो रिसर्च निकाली है उसमें श्री सीमेंट के नंबर्स ठीक रहने वाले हैं। शुक्रिया डिम्पी जी। आई थिंक ओवरऑल जो मानसी जी ने बताया कि इंडस्ट्री के जो वॉल्यूम है वो वाई फ्लैटिश रहेंगे एंड क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में पावर एंड फ्यूल एक बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट होता है, 25% करीब कॉस्ट को कंट्रीब्यूट करता है। पिछले क्वार्टर में भी करीब 150 से 200 रुपए एबिटा पर टन में जनरली गिरावट देखी गई थी। तो आगे जाके ये क्वार्टर भी प्रेशर में रहने वाला है। आई थिंक Q1 ज्यादा प्रेशर में रहेगा बिकॉज कुछ कंपनीज लोअर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पे है। आई थिंक स्ट्रक्चरली जो हमें या कंपनी तो बेटर लगती है वो सागर सीमेंट लगती है बिकॉज हालांकि इंडस्ट्री के वॉल्यूम
फ्लैट रहेगी। बट सागर सीमेंट ने रिसेंटली प्लान कमीशन किया है, तो करीब 2.5 मिलियन टन का उन्होंने प्लांट कमीशन किया है। तो इनकी जो ग्रोथ होगी वो 10% के आसपास में रहने वाली है। एंड दूसरी बात यह है कि क्योंकि पावर एंड फ्यूल एक बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट है और वहां पर काफी प्राइसेस ऊपर गई हैं, ग्लोबल कोल प्राइसेस। आई थिंक ये कंपनी को उस तरीके से फायदा ये होगा कि ये डोमेस्टिक कोल जो है वो ज्यादा यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो रिलेटिव मार्जिन प्रेशर होगा बाकियों से कम होगा। तो इन जनरल जो ट्रेंड वो यही रहने वाला है कि कंपनीज को मार्जिन प्रेशर इस क्वार्टर में थोड़ा दिखेगा, अगले क्वार्टर में शायद ज्यादा दिखेगा, सब्जेक्ट टू कितना वो प्राइस हाइक लेते हैं। बट आई थिंक सागर सीमेंट रिलेटिवली बेटर रहता है, हमें लगता है, क्योंकि इसका एक तो कैपेसिटी कमीशन हुई तो इसमें एक आपको वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा, प्लस क्योंकि ये डोमेस्टिक कोल ज्यादा यूज करते हैं तो इनका जो एबिटा पर टन पे जो प्रेशर है जो इंडस्ट्री इन जनरल पे आएगा वो इस पे नहीं आएगा। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस करीब 300 रुपए है। ठीक है, सागर सीमेंट है यहाँ पे पंकज की पसंद। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि सीमेंट कंपनीज, ऑलरेडी हमने रिसर्च आपको बताई, लेकिन फिर भी कुछ चुनाव करना चाहते हैं तो सागर सीमेंट पे भी आप मोहर लगा सकते हैं। पंकज का मानना है कि यहाँ पे अच्छे नंबर्स जरूर आते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसा सेक्टर जो कि बाजार की दिशा को काफी अच्छे से तय कर सकता है वह है IT, और ये बताने के लिए शरद दुबे मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। शरद, पहले बताइए IT की मोटी मोटी बातें, फिर उसमें से जो आपने कंपनी छाटी है, चुनी है, उसके बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले जो है एक सीजनली वीक क्वार्टर एक्सपेक्टेड है, तो ये फोर्थ क्वार्टर IT कंपनीज के लिए, और मार्जिन्स पे जो दबाव है वो आज जो है आपको कंटिन्यू देखने मिलेगा, क्योंकि सैलरी की जो वेज हाइक्स हुई हैं। अगर डिमांड ट्रेंड्स की बात करें तो अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स देखने मिलेंगे। याद रखिए आपके जो क्लाउड अडॉप्शन हो रही है और डिजिटल इनिशिएटिव्स हो रही है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है। अब मिड टियर कंपनीज है ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं आपके टियर 1 कंपनीज, क्योंकि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है। और आगे जाते हुए देखा जाए तो रुपी डिप्रिसिएशन जो है इन कंपनीज को जो है एक टाइप से कह सकते हैं पॉजिटिव जो है रुख दे सकते हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो TCS के नतीजे आने वाले हैं इस मंडे को, और आप देख सकते हैं कि ग्रोथ के अनुमान में जो है रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 3% का रहेगा, लेकिन जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वहां पे थोड़ी दबाव जरूर देखने मिलेगी। इसके अलावा टेक महिंद्रा हमने लिए है, यहाँ पे जो वन ऑफ द टॉप आउट परफॉर्मर्स कर सकते हैं टियर 1 IT कंपनीज पर। यहाँ पे जो अनुमान है आप देख सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 5% का रहेगा, और जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है इसमें भी जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने मिलेगी। हालांकि याद रखिए मार्जिन्स में दबाव जो है ज़रूर बना रहेगा। और आखिरी में जो है मिड कैप IT स्पेस में माइंड्री रहेगा, यहाँ पे देखिए शानदार मूवमेंट देखने मिलेगा, रेवेन्यू में लगभग 6% का ग्रोथ, और ये मेंटेन करने वाले हैं 5% का CC ग्रोथ जो आपको चौथे तिमाही में देखने मिलेगा। तो ओवरऑल जो है IT सेक्टर के जो है अच्छे जो है आंकड़े टॉप लाइन नंबर्स देखने मिलेंगे। ओके, ठीक है, IT के इस बार नंबर्स तो ठीक मिल सकते हैं, और आपको जो कंपनीज है उसका रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने है, यानी कि वो कैसे नंबर्स लेके आ सकता है। एक बार मैं सुदीप सर आपके पास वापस आऊंगा। IT पे आपके कॉल क्या है? IT में कोई पसंदीदा शेयर वो भी होगा तो वो भी बता दीजिए, और ओवरऑल सिनेरियो जरा जल्दी से बता दीजिएगा मेरे को आप। डिम्पी, देखिए IT में हमारे बहुत सारे पसंदीदा शेयर्स हैं। इस क्षेत्र में हम लोग पॉजिटिव रहे हैं पिछले करीब 1-1.5 साल से, और हम लोगों को लगता है कि ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करता रहेगा आने वाले दिनों में भी। अगर हम किसी भी कंपनी का, जो दिग्गज कंपनीज हैं उनके मैनेजमेंट का कमेंट्री देखें तो साफ है कि बहुत बुलिश है। पिछले दिनों में एक्सेंच्योर का कमेंट्री आया था, वो भी आने वाले क्वार्टर्स के लिए बहुत बुलिश है। ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, और ओवरऑल जो ग्रोथ IT कंपनीज में शायद 5 साल में आने वाला था वो पिछले 1-1.5 साल में आ चुका है। आने वाले दिन में भी जबरदस्त ग्रोथ आएगा। ये कोविड एक तरह से बहुत बड़ा ब्लेसिंग स्थापित हुआ है IT सेक्टर के लिए। इंडियन IT कंपनीज में अगर बात की जाए तो चौथे तिमाही में सबसे ज्यादा 2 चीज का असर देखने को मिलेगा। एक तो जो वेज हाइक हुआ है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, और जो करेंसी डेप्रिसिएशन हुआ है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो जो नतीजे आएंगे उसमें मार्जिन, ये दोनों चीज का इंटरप्ले के ऊपर डिपेंड करेगा कौन कंपनी कहां पे है। ओवरऑल पॉजिटिव क्वार्टर रहेगा, और इस सेक्टर में हमारे पसंदीदा शेयर है HCL टेक। सब कंपनीज का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा, यही हमारा उम्मीद है। पर HCL टेक जो पीयर कंपैरिजन में वैल्यूएशन के लिहाज पे अट्रैक्टिव लग रहा है। ये थोड़ा डिफरेंशिएटेड कंपनी भी है। इनका फोकस जो BPO जो कि लो मार्जिन बिजनेस है उस पर बिल्कुल नहीं है, और ये प्रोडक्ट्स, प्लेटफॉर्म्स, ये सारे डिजिटल, ये इस पे ज्यादा फोकस रहा है। पिछले क्वार्टर्स में नतीजा इतना अच्छा नहीं आया था, शेयर दबाव में था, और इसी कारण अभी भी अच्छा खासा मल्टीपल में मिल रहा है वीज़ा-वी पेयर्स। तो यहाँ पे करंटली खरीदारी की जा सकती है। करीब 1500 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रखें।
ओके ठीक है, 1500 का टारगेट होगा। आप चाहें तो एक साल के लिए भी इसको सोच सकते हैं। वैसे नंबर्स के हिसाब से इस बार ठीक भी रहने वाला है। हम कोशिश कर रहे हैं बेहतर नंबर्स वाले शेयर आपके सामने लेके आए, उस सेक्टर का व्यू भी आपके सामने रखें, और मेहमान भी बता रहे हैं 2 शेयरों का अब तक चयन हो चुका है, सीमेंट से सागर सीमेंट, IT से HCL टेक। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो सेक्टर है ऑयल एंड गैस का, और मेरे सहयोगी सौमित सरकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वो आपको बताने वाले इस सेक्टर का मोटा मोटा आउटलुक और साथ ही इससे जुड़ी हुई कंपनियां। सौमित बताएं। तो इस सेक्टर को हम 3 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो हम अगर अपस्ट्रीम कंपनीज देखेंगे तो उसमें तो ONGC और ऑयल इंडिया आ जाते हैं, उनको बेनिफिशियल होगा इस क्वार्टर में, क्योंकि ऑयल प्राइसेस काफ़ी हायर थे सिक्वेंशियली। अगर आप देखते हैं तो करीब $98 के आसपास एवरेज किए थे पूरे 4th क्वार्टर में, तो क्रूड प्राइसेस हायर होने के कारण अपस्ट्रीम कंपनीज को बेनिफिट होगा। अब अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करेंगे तो उनका अर्निंग्स थोड़ा मिक्स बैग हो सकता है, क्योंकि अगर हम रिफाइनिंग बिजनेस देखेंगे तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, क्योंकि सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन न्यू हाइस पे पहुंच गया था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखेंगे तो 14% हायर था एवरेज बेसिस पे। बट अगर मार्केटिंग बिजनेस की बात करें OMC की, तो वो थोड़ी वीक हो सकती है, और उसका रीज़न ये है कि जो रिटेल फ्यूल के प्राइसेस थे उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला था, और बल्कि क्रूड प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे थे। उसी कारण जो ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन था फ्यूल प्राइसेस में, उसमें वो नेगेटिव में चले गए थे और वो लॉस हो रहा था। इसी कारण OMC की अर्निंग्स थोड़ी मिक्स बैग हो सकती है। फिर अगर हम गैस सेगमेंट की बात करते हैं तो उसमें गेल की अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस और स्पॉट गैस प्राइसेस दोनों ही ऊपर की तरफ थे। और उसमें अगर हम फिर GSPL और पेट्रोनेट LNG देख लें, जो कि गैस ट्रांसमिशन और इसमें गैस ट्रांसमिशन बिजनेस में है, उनकी अर्निंग्स वीक हो सकती है, क्योंकि गैस प्राइसेस हायर होने के कारण गैस का जो ट्रांसमिशन था वो 4th क्वार्टर में कम हुआ था, और गैस यूसेज भी कम हुआ था इंडस्ट्रीज की तरफ से। इसी कारण GSPL और पेट्रोनेट की अर्निंग थोड़ी वीक आ सकती है। बट अगर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो सिक्वेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स वो रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्राइस हाइक लिया था। आखिर में अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिफाइनिंग, टेलीकॉम और जो गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस है, ये Q-on-Q स्ट्रॉन्ग रहेगा। गैस एक्सप्लोरेशन स्ट्रॉन्ग इसलिए रहेगा क्योंकि प्राइसेस हायर थे, टेलीकॉम में प्राइस हाइक लेने के कारण अच्छा रहेगा, और रिफाइनिंग तो जैसे मैंने पहले कहा, सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन ऊपर होने के कारण रिफाइनिंग बिजनेस अच्छा रहेगा। बट अगर रिटेल बिजनेस की बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, तो सिक्वेंशली थोड़ा वीक हो सकता है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो 4th क्वार्टर के स्टार्ट में कोविड का थोड़ा सा इम्पैक्ट था। इसी कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रिटेल बिजनेस रहेगा वो Q-on-Q थोड़ा सा वीक हो सकता है। अब 3 की नंबर पे हमें ध्यान रखना होगा। पहले तो पेट्रोनेट LNG, क्योंकि इस कंपनी का जो EBITDA है वो करीब 26% डिक्लाइन करने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वॉल्यूम्स कम होने के कारण इनको लॉस हो सकता है, EBITDA में थोड़ा कम प्रॉफिट होगा इस कारण। गुजरात गैस, जैसे कि मैंने कहा कि प्राइस हाइक के कारण EBITDA काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकता है, 159% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है। और जैसे कि मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनका 4% EBITDA ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है, बट नेट प्रॉफिट में 10% डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 3rd क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल गेन था, क्योंकि उन्होंने शेल गैस एसेट्स बेचे थे। इसी कारण सीक्वेंशियल अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में 10% का डिक्लाइन आ सकता है। कुल मिलाकर सारी बात यह है कि गैस वाली कंपनीज थोड़ा इस बार ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, और अगर आप सीधा अपस्ट्रीम कंपनीज की बात बोल रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा इस पर क्वार्टर में थोड़ा ऑफ रह सकता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पंकज, आपका भी यही व्यू पॉइंट है या फिर इससे थोड़ा अलग है? और दूसरा, अगर आपका भी यही व्यू पॉइंट है गैस वाली कंपनीज ठीक कर सकती हैं, तो आपकी कोई पसंदीदा शेयर है इस सेगमेंट में तो वो बता दीजिए प्लीज। गैस में जो इस बार हुआ है वो आपके, पहली चीज तो ये डीजल के जो स्प्रेड है काफी बढ़ गए हैं, बट उसका जो बेनिफिट है कुछ इस क्वार्टर में आएगा एंड कुछ अगले क्वार्टर में आएगा। एंड जो सरकार ने जो मार्केटिंग साइड में वहां पे प्राइसेस थोड़ा लेट बढ़ाना चालू किया, तो कहीं ना कहीं जो आपकी डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं उनके नंबर्स थोड़े मिले जुले ही रहने वाले हैं। आई थिंक अपस्ट्रीम में थोड़ा बेनिफिट ये रहेगा बिकॉज आपके क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर गए हैं, तो वो एक रिलेटिवली बेटर रहेगा। बट आई थिंक गैस कंपनी में भी इशू आगे जाके ये होगा कि अगर आपके गैस प्राइसेस ज्यादा बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो वॉल्यूम को इम्पैक्ट कर सकता है। तो आप पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से रिलायंस सबसे बेटर प्लेस्ड है ऑयल एंड गैस सेक्टर में प्ले आउट करने के लिए, बिकॉज ONGC या अपस्ट्रीम कंपनीज में सबसे बड़ा जो कॉल है वो आपका क्रूड ऑयल लेवल पे है। क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी हमने देखा है रिसेंटली काफी करेक्ट हुए हैं, तो उसको आप स्ट्रक्चरली या उसको आप रिजल्ट के हिसाब से खेलना थोड़ा मुश्किल रहता है। सेम इज द केस विद आपके डाउनस्ट्रीम कंपनीज में, क्योंकि अभी आप प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, कल को अगर कुछ और हुआ तो प्राइसेस को रिएक्ट करने में या उसको मार्केट अलाइन करने में थोड़ा टाइम जाता है। तो मेरे हिसाब से नंबर जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के ओवरऑल अच्छे रहेंगे, बट स्टॉक्स के हिसाब से देखिए तो आई थिंक रिलायंस से बेटर कोई स्टॉक नहीं है।
ओके ठीक है, तो वैसे नंबर से आप देख सकते हैं, तो इस बार रिलायंस का शेयर जरूर ध्यान रखिएगा। इस सेक्टर में से एक पसंदीदा शेयर रिलायंस निकल के आया है। सागर सीमेंट, एचसीएल टेक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये 3 शेयर अब तक हमारे चुनावों में से निकल के आ चुके हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अब वापस एक ऐसे सेक्टर की तरफ जाते हैं जिसमें मानसी बहुत अच्छे से ट्रैक करती हुई है, रियल एस्टेट। मानसी बताइए इस सेक्टर में क्या है चुनाव? बिल्कुल डिम्पी, मिले जुले नंबर्स दिख सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब ऑपरेशनल अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं। मैक्रोटेक के अपडेट्स अच्छे रहे, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जिनके अपडेट्स की अगर बात करें मिले जुले देखने को मिले। अब ज्यादा क्या हो रहा है इस सेक्टर के साथ, मोमेंटम जो है हाउसिंग डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिखी है, उसके चलते काफी हद तक फेवरेबल देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब ऑफिस रिजम्पशन होता हुआ दिखा है, अब फेजेस पूरी तरह से अनलॉक के फेजेस देख चुके हैं हम, और पूरी तरह से लॉकडाउन तो खत्म ही हो चुका है, तो कमर्शियल स्पेस पर भी इसका एक परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखनी है। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे नतीजों की जब हमने प्रीव्यूज निकालने की कोशिश की, गोदरेज प्रॉपर्टीज के नंबर्स काफी पॉजिटिव आने का अनुमान है। यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज जो हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे, और देखने वाली बात यह है कि कंपनी घाटे से मुनाफे में इस तिमाही आते हुए दिख सकती है, तो इस पर नजर रखें। ओके ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज एक ऐसा शेयर है जिस पे ध्यान रखा जा सकता है। सुदीप सर, जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा कि शायद रियल एस्टेट पे इस बार आपका थोड़ा बुलिश व्यू भी है, और आपको एक शेयर भी बताना चाहते हैं, तो सर रियल एस्टेट पे क्या होगा व्यू? डिम्पी जी, ये मानसी ने जो बात कही है, मेरा भी वही पसंदीदा शेयर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। देखिए सेक्टर का दिग्गज कंपनी है, बैलेंस शीट, प्रोमोटर क्रेडिबिलिटी इम्पेकेबल है। इसके अलावा ये लॉकडाउन के टाइम पे पिछले 1.5-2 साल में इन्होंने बहुत अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है। पुणे, एनसीआर और मुंबई में दिग्गज प्लेयर है, और शायद इंटायर इंडस्ट्री में सबसे कम इन्वेंट्री इसी के पास है। जो रेडी इन्वेंट्री, अनसोल्ड स्टॉक जो भी आप कहे, वो सबसे कम इसके पास है। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि हाउसिंग डिमांड, जैसे हम लोग को मालूम है, बहुत अच्छा रहा है रेसिडेंशियल हाउसिंग डिमांड, और उसका बहुत बड़ा फायदा गोदरेज जैसे क्रेडिबल प्लेयर को मिल रहा है। और इनके जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के जो मॉडल है, जो मैकेनिज्म है, वो भी एक तो पहले का मॉडल था, उन्होंने दूसरे मॉडल्स भी अडॉप्ट किए हैं, और उससे इनका बिजनेस बढ़ रहा है चारों तरफ। शायद यही एक प्लेयर है जो कि पैन इंडिया प्लेयर बनने की उम्मीद रखता है। बाकी सारे रियल एस्टेट प्लेयर अगर आप देखेंगे वो सिटी सेंट्रिक है बाय एंड लार्ज। ये एक जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड कंपनी बन रहा है, तो यहाँ पे जरूर खरीदारी की सलाह देंगे। आप 1 साल का नजरिया रखिए, और 2000 रुपया तक का टारगेट यहाँ पे जरूर रख सकते हैं। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टी होगा संदीप सर की पसंदीदा शेयर, और यहाँ पे अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। हालांकि गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक छोटा सा डीबी कॉर्प के साथ जो डील किया था, उसके बाद से जो टाई हुई है, उसके बाद से शेयर का रिफ्लेक्शन भी पॉजिटिव आया। अब तस्वीर फिर से बदलती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं वापस फार्मास्यूटिकल सेक्टर की तरफ में। आपको शरद बता रहे हैं कि फार्मा सेक्टर के अंदर इस बार क्या हो सकता है इस नतीजों में। शरद बताएं आप। जी, तो जो प्राइसिंग प्रेशर जो देखने मिल रही है, तो यहाँ पे भी इस 4th क्वार्टर में भी जो आपको देखने वाले हैं, और जो नतीजे हैं मिले जुले आने वाले हैं, प्रेशर रहेगा पूरे सेक्टर में अब देखा जाए। लेकिन जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे सेल्स में अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है, और जो प्राइसिंग इरोशन आपकी यूएस मार्केट्स में हुई थी, अब जो है वो थोड़ी सी कम होने दिख रही है। लेकिन जो यूएस की सेल्स है वहाँ पे इंप्रूवमेंट के जो है अनुमान है। अब देखा जाए तो मार्जिन तो इम्पैक्ट रहेंगे, क्योंकि एलिवेटेड कॉस्ट है ऑल थ्रू आउट द सप्लाई चेन, और जो है जो कोविड की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी अब कम होने जा रही है मेडिकल कंपनीज के। 3 स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, और बाइकॉन रहेगा फोकस में। स्टॉक में बहुत अंडर परफॉर्मेंस एक लॉन्ग पीरियड से दिखाया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू में लगभग 31% का ग्रोथ का अनुमान है, सबसे ज्यादा आपका निफ्टी फार्मा इंडेक्स पे एस्टिमेट्स के हिसाब से। हालांकि मार्जिन्स में भी जो है लगभग 4% का जो है उछाल देखने का अनुमान है। सन फार्मा भी रहेगा टॉप आपका पिक, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेवेन्यू में लगभग 19% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है, और मार्जिन्स में भी एक पार्शियल मूव जो है इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है लगभग 3% का। तो ये 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रहेंगे। और आखिर में औरोबिंदो फार्मा रहेगा फोकस में। यहाँ पे जो है रेवेन्यूज में देख सकते हैं थोड़ी सी दबाव देखने मिलेगी, और एक टाइप से कह सकते हैं कि मार्जिन्स में भी जो है 4% का जो है गिरावट देखने मिलेगा। तो ये जो है स्टॉक थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। ओके ठीक है, तो आप तीनों शेयर यहाँ पे रख सकते हैं, सन फार्मा, औरो फार्मा, बायोकॉन। पंकज, इन तीनों में से कोई आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे? क्योंकि नंबर्स तो लग रहा है कि थोड़ा ठीक ही रहने वाले हैं। अगर इसके कोई अलावा भी है तो आप वो भी बता सकते हैं। देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर में काफी सारे सेगमेंट्स हैं। एक आपका हॉस्पिटल्स आता है, एक आपका डोमेस्टिक ओरिएंटेड प्लेयर्स आते हैं, और आपके जो तीसरे होते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेगमेंट्स होते हैं। आई थिंक जो हमें सबसे अच्छा लगता है वो हॉस्पिटल्स है, बिकॉज लार्जली हॉस्पिटल्स में जो
जो जनवरी का मंथ था वो थोड़ा सॉफ्ट था, बट क्योंकि आपके जो ओमिक्रॉन था उतना इंटेंसिव नहीं था, तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से वो मंथ उतना फ्रूटफुल नहीं था हॉस्पिटल्स के लिए। बट फेब एंड मार्च में इलेक्टिव सर्जरीज थोड़े इम्प्रूव हुए एंड जिससे उनका मार्जिन और ये सब प्रोफाइल बेटर होगा। तो सारे का सारा रिकवरी आपको इस क्वार्टर में नहीं दिखेगा, बट आप जो आपका नेक्स्ट 2 मंथ में जो आपका फरवरी और मार्च में जो इम्प्रूवमेंट दिखा है उसके हिसाब से हमें लगता है कि आपके जो एस्टर डीएम है, आई थिंक यहाँ पे कंपनी में आपको रेवेन्यू जो है वो लार्जली फ्लैटिश रहेगा, बट क्योंकि इनके मार्जिन एक्सपैंड होने के चांसेस हैं, तो जहाँ पे हमें लगता है करीब 200 बिप्स के करीब इनका मार्जिन बढ़ सकता है और इनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ होगी वो करीब 30% हो सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो करीब 190 करोड़ का हम प्रॉफिट देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि हॉस्पिटल रिलेटिवली बेटर हैं इस पूरे स्पेस में एज ऑफ नाउ, जिसमें एस्टर डीएम हमें सबसे अच्छा लगता है। कि ठीक है, एस्टर डीएम पंकज का पसंदीदा शेयर है। तो आप हमारी कैटेगरी में अब सीमेंट में से सागर सीमेंट आ चुका है, ऑयल एंड गैस में से रिलायंस आ चुका है, गोदरेज प्रॉपर्टीज आ चुका है, साथ ही एस्टर डीएम आ चुका है फार्मास्यूटिकल्स में से। ऑल्दो जो इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स की 3 बड़ी कंपनीज हैं उसके नंबर्स आपको शरद ने बता ही दिए हैं। आगे बढ़ रहे हैं सौमित की तरफ और आगे बढ़ते हैं और उनसे जरा मेटल कंपनीज के बारे में पता कर लेते हैं। सौमित जरा जल्दी से बता दीजिएगा मेटल का ओवरऑल आउटलुक कैसे रहेगा और कौन सी कंपनीज के नंबर अच्छे आ सकते हैं। मेटल में अगर हम देखें तो 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो नॉन फेरस है, उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, उन्हीं की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि सिक्वेंशियल अगर हम देखते हैं तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस और जिंक के प्राइसेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, करीब 19% और 12% ग्रोथ हमें प्राइसेस में देखने मिली। इसी के साथ जो रुपी थी वो भी करीब 30 बेसिस पॉइंट से डिप्रिशिएट किए, तो इन कंपनीज को उसका बेनिफिट हो सकता है। उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो 4th क्वार्टर में यूजुअली सीजनली अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी होती सिक्वेंशली, तो ये दोनों ही फैक्टर्स नॉन फेरस कंपनीज को बेनिफिट करेगी। अगर हम फेरस सेक्टर्स की बात करते हैं, फेरस कंपनीज की बात करते हैं जैसे कि स्टील, उनका थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है, म्यूटेड नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि पहले तो कोकिंग कोल के प्राइसेस काफ़ी ऊपर थे, इसी कारण उनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करीब 9 to 10% हायर रह सकता है इन कंपनीज के लिए। उसी के साथ जो स्टील के प्राइसेस थे वो भी काफ़ी फ्लैटिश से थे सिक्वेंशली, तो इसी कारण अगर फेरस कंपनीज की हम बात करें तो वो थोड़ा म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स आ सकता है, बट नॉन फेरस कंपनीज जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट कर सकते हैं। नॉन फेरस में अपनी वेदांता, हिंडाल्को ऐसी कंपनीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट कर सकती है, जबकि स्टील में टाटा स्टील और JSW स्टील जैसी कंपनीज की नंबर्स थोड़ी म्यूटेड आ सकती है सिक्वेंशली अगर हम देखें। ओके सुदीप सर, आपका इस पे टेक क्या है ये मेटल कंपनीज पे, क्योंकि इस बार तो इनका रनअप बहुत ही शानदार था। मेटल कंपनीज ने अपने आप तो पैसा बनाया लेकिन दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। बिल्कुल सही डिम्पी, पर एक देखिए एक चीज हम लोग फंडामेंटली देख रहे हैं कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, इसके बाद सारे जो कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग डेफिनेटली इंडिया अपना जो रिसोर्स स्ट्रैटेजी इसको रिव्यू करेंगे और ये रिव्यू चलेगा, युद्ध विराम हो भी जाए तो ये रिव्यू चलेगा और सब लोग कुछ हद तक इंडिपेंडेंट बनना चाहेंगे क्रिटिकल मटेरियल के मामले में। इससे क्या होगा, ये मेटल्स कंपनीज को अच्छा खासा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो कि प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स, और ये लंबी अवधि तक चलेगा, ये ऐसा शॉर्ट टर्म वाली बात नहीं है। मैं एक कंपनी का जिक्र करना चाहूंगा, थोड़ा हटके कंपनी है MOIL। देखिए ग्लोबली मैंगनीज करीबन 36% प्राइस बढ़ा है, या एक कारण तो है युद्ध का कारण, पर दूसरा है स्टील इंडस्ट्री का डिमांड बहुत बढ़ गया है और इसके चलते MOIL ने लोकली भी 10% प्लस प्राइस हाइक लिया है मार्च में ही, और इससे मार्जिन ऑब्वियसली इंप्रूव होगा। और सरकार का एक पॉलिसी आया था कुछ दिनों पहले कि FY21 से FY30 के बीच में ये करीबन 2.5 टाइम्स स्टील का प्रोडक्शन कंट्री में बढ़ाना चाहते हैं, और अगर ऐसा हो रहा है और इसका एक पार्ट भी हो रहा है तो मैंगनीज का डिमांड बहुत बढ़ेगा जिसका बेनिफिशियरी MOIL होगा। ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी MOIL के लिए है आने वाला 5-7 साल में। बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश फ्लो स्ट्रांग है, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है। करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, 225 रुपया का टारगेट 6 से 9 महीने के लिए। ओके ठीक है, तो MOIL भी इस कैटेगरी में आप जोड़ सकते हैं। तो नंबर्स की लिस्ट सूची आपकी हो रही है तैयार, आपको वो नंबर्स भी मिल रहे हैं जिनके अच्छे आ सकते हैं और मेहमानों के पसंदीदा शेयर भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रहे होंगे। फटाफट से मानसी के बाद वापस जुड़ के कंजम्पशन वाले सेक्टर भी पता कर लेते हैं, फिर बैंक एक आखिरी होगा।
मानसी बताएं। बिल्कुल, एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर बात करें, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है जिसके चलते वॉल्यूम्स में एक डेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि रेवेन्यूज जो है उसमें बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि रीसेंट प्राइस हाइक्स भी हमने देखे हैं। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सेल्स अगर देखें तो अच्छी रही है एसी रेफ्रिजरेटर सेगमेंट की, जिसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। 3 स्टॉक्स है मेरे पास। HUL अगर देखें यहाँ पर कंपनी के नतीजे आय के लिहाज से 10% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 26% बढ़ेगा, मुनाफा भी अच्छा ही रहेगा। वैसे ही टाइटन के नंबर्स भी रेवेन्यू, एबिटा और मुनाफे के फ्रंट पर पॉजिटिव रहेंगे। और वोल्टास ऑफ कोर्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के फ्रंट पर 2% तक की बढ़त आय में, लेकिन इनके मुनाफे के फ्रंट पर हल्की सी अपटिक देखने को मिल सकती है। पंकज, इसमें HUL है, टाइटन है, ऐसी कुछ कंपनीज भी शामिल है जिनके पास ग्रोथ काफी अच्छी है, और जो तीसरी कंपनी है उस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं, उस कंपनी में होगा HUL। एक जरा इसके बारे में बता दीजिए, HUL टाइटन। ओवरऑल अगर आप कंजम्पशन के हिसाब से देखिए तो हार्डकोर एफएमसीजी में हमें लगता है कि टाटा कंज्यूमर के नंबर्स काफी बेटर आएंगे, बिकॉज इनका जो फूड बिजनेस है, जो जिसके लिए कंपनी पसंद की जाती है, वहां पर करीब हम 19-20% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये कंपनी होगी जिसमें आपको 400 बिप्स का मार्जिन एक्सपेंशन, ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा, क्योंकि टी के प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन होना हो गए थे। टी के प्राइसेस अगर आपको ध्यान हो तो बहुत पहले बढ़ गए थे और उसकी वजह से कंपनी को धीरे धीरे प्राइस हाइक लेना पड़ा था। उस दौरान कंपनी के मार्जिन प्रेशर में थे, तो कहीं ना कहीं आपके जो टी के प्राइसेस हैं वो भी नीचे गए। तो हमें लगता है कि इस कंपनी में करीब आपको 47 या 48% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा। आई थिंक बट टाइटन में अगर आप वन ऑफ जैसे जो उनका लार्ज B2B ऑर्डर है या गोल्ड कॉइन जो उन्होंने बेचा था, अगर उसको हटा के देखेंगे तो करीब 6-7% का जो इनका ओवरऑल ग्रोथ है, तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ ओवरऑल कम है, तो नंबर सॉफ्ट रहेंगे। पर टाटा ग्रुप में मैं एक और कंपनी हाईलाइट करना चाहता हूँ जिसमें है ट्रेंड। नाउ ट्रेंड ने करीब इस क्वार्टर में करीब 54 जूडियो स्टोर्स वगैरह ओपन किए हैं, तो हमें लगता है कि इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 48% रहेगा। एंड 2 साल में कंपनी का जो कैगर ग्रोथ रहा है करीब 25%, तो ये काफी स्टडी सेट ऑफ नंबर्स है जो हमें लगता है कि निकाल के लेके आएगी ये कंपनी। एंड सिमिलरली इनका बॉटम लाइन ग्रोथ भी करीब 48-49% के आसपास पे रहने की उम्मीद है। एंड एक और स्टॉक अगर आप मुझे पंकज 2 शेयर ही लेते हैं, असल में नंबर्स वाले शेयर अगर हम ज्यादा ले लेंगे तो फिर ज्यादा खरीद ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है, आपका टाइटन आपके लिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक बार टाटा कंज्यूमर्स पे भी ध्यान रखें और ट्रेंड पे भी ध्यान रखेंगे। खैर सुदीप सर, एक चलते चलते मैं आपसे बैंकिंग का भी आउटलुक लूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस बार जो प्राइवेट बैंक है उसके नंबर काफी अच्छे आएंगे। सरकारी बैंक वाला खेमा आप बता दीजिएगा, प्राइवेट वाला मैं बता देता हूं। प्राइवेट वालों में एक तो बंधन बैंक है जिसके नंबर इस बार ठीक रह सकते हैं, और इसके अलावा एक्सिस बैंक के भी नतीजे आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, फटाफट से दिखाते जाइए। एक्सिस बैंक में जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो 4000 करोड़ के पार होगी, और माफ कीजिए 9000 करोड़ के पार होगी, और 7500 करोड़ रुपए का कंपनी के अंदर और भी हमको बढ़त आते हुए दिखेगी। ग्रोथ के लिहाज से ये कंपनी 23% की ग्रोथ इस बार दिखाएगी। आईसीआईसीआई के भी नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। यहां पे भी ग्रोथ करीब 24% की आएगी, और इस बार प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी जंप होकर आ सकती है। तो मेरे लिस्ट में तो बंधन, एक्सेस और आईसीआईसी है। एक सरकारी कंपनी नो डाउट आप उसको जरूर ट्रैक करते होंगे, वो आप बता दीजिए सर। डिप्टी देखिए, सरकारी बैंक का जो दिग्गज बैंक है SBI, उसी का मैं जिक्र करूंगा। छोटे मझोले सरकारी बैंक से तो मैं दूर रहने की सलाह देता हूं, पर SBI में जरूर ध्यान दे। इनका बिजनेस बहुत अच्छा तगड़ा बढ़ रहा है, डिमांड ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ, लोन ग्रोथ अच्छा हुआ, और इनका फोकस डिजिटल पे बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। इसके चलते इसका रिटेल में भी एक्सपेंशन हो रहा है, जो कि आने वाले दिनों में मार्जिन को इंप्रूव करने में सहायता करेगी। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, और रिकवरी जो प्रोसेस इनका चल रहा है उसके चलते आने वाले साल में बहुत अच्छा नतीजा मिलने वाला है। एक बात बताना चाहूंगा, इनके जो सब्सिडियरीज है वहां पे भी कामकाज अच्छा चल रहा है, और ये स्ट्रेटेजिकली ये सब्सिडियरीज में ये हिस्सा बेच रहे हैं, उससे रकम इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि इनका कैपिटल एडिक्वेसी को हेल्प कर रहा है, जिसके कारण इनको मार्केट में बहुत जल्द नहीं आना पड़ेगा फंड रेज के लिए, और डाइल्यूशन नहीं होगा। ये सारे जो लक्ष्य है 625 का टारगेट 1 साल के लिए रखा। बिल्कुल 625 का टारगेट SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आप ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप सर आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया आज। मानसी, सौमित और शरद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये इस बार के अच्छे से क्वार्टरली नंबर्स को कंपाइल करके हमारे सामने लेके आने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।